वैसे तो पहाड़ों में बारिश का होना एक आम बात है, लेकिन जब यही बारिश सर्दियों के मौसम में होती है तो हल्की ठंड और बढ़ जाती है। यहाँ भी कल रात से यही हाल है। तेज़ हवा जाने कहाँ से बादल का हाथ पकड़कर खींच कर ले आई और इस पूरे शहर पे बरसा रही है। इस तेज बारिश में नींद का आना नामुमकिन है। फिर एक नज़र घड़ी की सुइयों की तरफ देखा तो याद आया कि सुबह के नाश्ते का भी इंतज़ाम करना है। सुबह के 6 बजने वाले थे। चादर ने एक बार मुझे मना तो किया कि बहुत ठंड है बाहर मत जाओ, लेकिन पापी पेट के आगे किसकी चलती है। रेनकोट उठाकर बाहर निकलने के लिए ज़रूरी सामान इकट्ठा करने लगा तो देखा खूंटी पर टंगा हुआ थैला मुझे देखकर जैसे चिढ़ा रहा हो। आ गए महाशय, कितनी आवाज़ें दी। दूध लाने जाना है, सब्जियां लाने जाना है, मगर तुम हो कि सुनते ही नहीं हो। स्लीपर पहनकर आगे बढ़ा तो याद आया पिछली बारिश में छतरी भी टूट गई थी। लैंप की हल्की रोशनी में देखा तो देवी जी आराम से सो रही थी। पहले सोचा कि उठा देता हूँ, साथ में सामान लेने चले जाएंगे, इसी बहाने थोड़ी सैर भी हो जाएगी। पर फिर लगा अरे कौन सुबह सुबह खिटपिट सुने, जागेगी तो कहेगी चैन से सोने नहीं देते। बस इस बात के डर से अकेला ही चला गया। लबादा ओढ़ा, ऊपर से रेनकोट पहना और थैला उठाकर निकल गया मैं घर से बाहर। जैसे ही घर से बाहर निकला तो समझ आया कि घर और चार दीवारी क्यों ज़रूरी है। बाहर और अंदर के तापमान में तो जैसे दिन रात का फ़र्क था। पहली ठंडी हवा का झोंका जब मुंह से सटकर गुजरा तो मानो कह के गया हो अरे वाह शर्मा जी, अभी तक जिंदा हो। बस एक कपकपाहट के साथ मफलर को मुंह पर चढ़ाया और अभी तो मैं जवान हूँ की फीलिंग के साथ आगे बढ़ गया। आज रास्ता बहुत सुनसान था, कोई भी तो नहीं था। पड़ोस के गिल साहब कभी कभार पौधों को पानी देते या छंटाई करते दिख जाते थे, पर आज तो जैसे ना कोई पेपर वाला दिखाई दे रहा था और ना ही कोई पशु पक्षी। मानो बारिश ने सबको कह रखा हो कि आज मेरे अलावा कोई बाहर नहीं निकलेगा। जैसे तैसे पानी में छप-छप करते हुए पैदल ही स्टोर की तरफ बढ़ता जा रहा था। स्टोर से याद आया, स्टोर कौन सा पास था, पूरे 25 मिनट का रास्ता था पैदल का। हाँ, और यदि टुक-टुक पे जाओ तो 10 मिनट भी ना लगे। अभी चलना शुरू ही किया था कि पीछे से रोशनी दिखाई पड़ी। पहले लगा कि कोई मोटरसाइकिल होगी, लेकिन धीरे धीरे पास आने पर पता चला कि ये तो मोटर कार है। मजबूती से थैला एक हाथ में पकड़ा हुआ था, उसे दूसरे हाथ में पकड़ लिया। कहीं कोई तेजी से जाता हुआ पानी के छींटे उड़ाता चला जाए और भिगोकर चला जाए। वैसे तो मैंने रेनकोट पहना हुआ था, पर अनायास ही कोई छींटे पड़ते हैं तो मन उचाट हो ही जाता है। देखकर नहीं चला सकते, गाड़ी खरीदी है, सड़क थोड़ी ही, आराम से नहीं ले जा सकते गाड़ी को। बस गाड़ी में बैठे और गर्र से निकल लिए। बस यही सोच रहा था मन में कि अगर मुझ पर छींटे पड़े तो मैं यही सब बोलने वाला हूँ, पर वो तो मुझे ऐसा कुछ बोलने का मौका ही नहीं देना चाहता था। एकाएक कार मेरे पास आते आते धीरे हो गई। उसने शीशा नीचे किया और पूछा, अंकल जी कहीं छोड़ दूं? मैंने उसे मना किया, नहीं नहीं, इसी बहाने थोड़ी सैर भी हो जाएगी। बस उसने शीशा ऊपर किया और चला गया। मैं दूर तक उसकी टिमटिम करती इंडिकेटर लाइट को देखता रहा। वो जैसे मुझे दूरी का एहसास करवा रही थी कि अभी तो इतनी दूर और चलकर जाना है। चलते चलते जब मैं मेन सड़क पर आ गया तो एक तरफ खाई थी, जहां नीचे तलहटी में एक दूसरा गांव बसा हुआ था। वहां भी किसी घर में लालटेन जल रही थी और किसी घर से हल्का धुआं उड़ रहा था। अपने हिसाब से तो धुआं बहुत ऊंचाई पर था, लेकिन मेरे यहाँ से देखने पर एक ही जगह पर खड़ा हुआ महसूस हो रहा था।
बारिश थी कि कम होने का नाम नहीं ले रही थी। मैं बस पहुंचने ही वाला था, तभी पेपर वाला आता हुआ दिखाई दिया। थोड़ा घबराया हुआ था, मुझे देखते ही बोला, अरे आप यहीं मिल गए। आपका अखबार यहीं दे दूं या घर पर डाल दूं? घर पर डाल दूं? अरे भाई, पेपर फेंकोगे दरवाजे या खिड़की को लगेगा और देवी जी की नींद में खलल पड़ेगा तो मुझ पर ही चिल्लाएगी। चैन से सोने नहीं देते हैं मुझे भी। अरे ला ला, यहीं दे दे भाई, क्यों सारा दिन बातें सुनवाने का काम कर रहा है। अखबार से बात शुरू होगी और कहाँ खत्म होगी भगवान ही जानता है। पर तू बता, इतना घबराया क्यों है? अरे कुछ नहीं अंकल, वो मैं अभी आ रहा था तो ऊपर से एक बड़ा पत्थर गिरा। वो शायद बारिश की वजह से मिट्टी की पकड़ छूट गई होगी। बस वो एक गाड़ी पर गिरा और धड़ाम। गाड़ी पर पत्थर गिरा? अरे ये गाड़ी कहीं वही तो नहीं जो मुझे कह रहा था कि चलिए कहीं छोड़ देता हूँ। बस एक ही मिनट में मेरे मन में सारे ख्याल घूम कर चले गए। कहाँ कहाँ कहकर मैंने उससे जानना चाहा, सब ठीक तो है? किसी को चोट तो नहीं लगी? हाँ थोड़ी चोट तो लगी है, कोई आदमी अकेला ही था। अच्छा ठीक है, तू जा, मैं देखता हूँ, कहकर तेज कदमों से उसकी बताई जगह पर पहुंच गया तो देखा गाड़ी के बाईं ओर पत्थर गिरा था। गाड़ी का नुकसान तो हुआ था पर उस आदमी को भी ज़्यादा चोट नहीं लगी थी। उधर कुछ लोग और पहले से जमा थे, गाड़ी को धकेल कर साइड में किया और आदमी का हालचाल पूछने लगे। जब लगा कि सब ठीक है तो सब धीरे धीरे चले गए और मैं सोच रहा था, देखो नियति कैसे खेल खेलती है। कहीं मैं इस गाड़ी में बैठ जाता तो, कहीं पत्थर मुझ पर ही गिर जाता तो, और कहीं गाड़ी पत्थर से टकरा कर खाई में गिर जाती तो। ऐसे अनायास सवाल अपने आप से पूछता हुआ मैं चला जा रहा था। सोचते सोचते मैं अपने स्टोर पर पहुंच गया। अरे राम राम अंकल जी, आ गए आप? लीजिए, अभी दूध लाया हूँ, ताज़ा है बिल्कुल, आपके लिए पहले ही निकाल कर रख दिया था मैंने। और कुछ लेंगे? हाँ भाई, कुछ ज़रूरी सामान और भी है। रात को ही देवी जी ने पर्ची बनाकर मुझे लिस्ट थमा दी थी। बस 5 मिनट में ही सारा सामान बांधकर उसने थैले में डाल दिया। मुझे लगा कुछ रह ना जाए और फिर उस सामान के लिए दोबारा आना पड़े, इससे अच्छा है कि पहले गिनती कर ली जाए। बस मैंने पर्ची निकाली और सामान मिलाने लगा। अरे चिंता मत कीजिए अंकल जी, सारा सामान डाल दिया है, कुछ भी छूटा नहीं है। बस पैसे दिए और झोला उठाकर वापस घर की ओर चल दिया। वापसी पर सोच रहा था कि क्या खूबसूरती है इन पहाड़ों के पीछे। जो लोग यहाँ घूमने आते हैं, ना वो नदियाँ, झरने, पेड़, खाई, जंगल, पत्थर, इनमें से कुछ भी तो नहीं ले जा सकते। बस 2-4 दिन इनको अपनी यादों में उकेर कर ले जाते हैं। और यदि खूबसूरती से इतना ही प्यार है तो क्यों केवल बच्चों की या अपनी ही छुट्टियों में एहसास झलकता है? क्यों हमेशा के लिए वो यहाँ के होकर नहीं रह जाते? क्या काम का बोझ इतना है कि जीवन जीने के लिए सारा दिन पिसना पड़ता है? इस बार छुट्टियों में जब रमेश आएगा तो पूछूंगा कि क्यों वो यहाँ नहीं रह सकता। खेती के लिए उपजाऊ जमीन है, घर है अपना, और शहर की तरह यहाँ पर दूध भी मिलता है, राशन भी मिलता है। बच्चों को अगर पढ़ाई करानी है तो स्कूल भी है। हम भी तो यहीं पले बड़े हैं, हमारी भी तो कई पुश्ते पहाड़ों को अपना कर्जदार बना चुकी हैं। फिर आखिर क्यों हर कोई सुकून की जिंदगी छोड़कर शहर में अपना सुख चैन बेचने जाते हैं? और वो सुख चैन जिसका मोल है उनका अपना जीवन।